मूवी शुरू होती है हमारी मेन लीड को दिखाते हुए, जिसका नाम हैना होता है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में खाना खा रही थी, जहां पर उसकी माँ उससे कुछ कहती है जो कि उसे पसंद नहीं आता, और अब वो अपनी फिंगर पर नेल रब करने लगती है। वो अक्सर गुस्से में, कंफ्यूजन में, एग्रेशन में ऐसे ही अपनी फिंगर नेल रब करती है, जो कि ज्यादा खास नहीं है। लेकिन खास चीज को अब हम देख पाते हैं कि उसके पेट से कोई चीज बाहर की ओर पुश होने लगती है, मूव होती है, जिससे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग उसको आती है। वो परेशान हो जाती है और अब वो अपने पेट को रब करती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो भी इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब अगले सीन में हम उसे उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, एज वो अपने पेरेंट्स से अलग रहती है और यहाँ उसका बॉयफ्रेंड केलिन उससे मिलने आया हुआ था। वो दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन हैना तैयार हो रही थी। तभी हम उसके पेट पर सेम उसी जगह पर जहाँ से वो पुश वो हलचल हम देख पाए थे, वहाँ पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क देख पाते हैं। अब तैयार होकर वो अपने वर्क प्लेस जाती है, जहाँ पर वो एक काफी बड़े और फेमस फैशन डिजाइनर के पास जॉब करती है, जहाँ पर उसका काम बेस्ट ड्रेस डिजाइन करने का है। लेकिन अभी उसके बॉस को उसके डिजाइन ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आते और उसके ऊपर गलती से हैना खून भी लगा चुकी थी बटन लगाते हुए, और वो ड्रेस एक फेमस ड्रेस की कॉपी लग रही होती है। तो वो हैना को काफी सुनाता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है और अब वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसके पेट में वही हलचल, वही पुश फिर से शुरू हो जाता है। और वो देखती है कि वहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ पार्क, साथ ही साथ कुछ ब्लड भी था, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसकी दोस्त आकर उसे बात करने लगती है, जिसे अभी वो कुछ नहीं बताती। खैर, अब इसकी दोस्त के बारे में हम जानते हैं, तो इसका नाम एस्टर है, जो कि हैना की बहुत ही अच्छी दोस्त है, जो कि उसे अभी लाइट अप करती है और पार्टी के लिए चलने का कहती है। जिस पर वो बताती है कि आज उसे केलिन के अपार्टमेंट जाना है और वो लोग फिर कभी पार्टी के लिए चली जाएंगी। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि एस्टर और केलिन एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और एस्टर के जरिए ही वो हैना से भी मिला था और फिर वो लोग रिलेशनशिप में आ गए और एस्टर के अभी उसके साथ अच्छे कनेक्शन है। खैर, अब वो केलिन के अपार्टमेंट में होती है और उससे अपनी मदर की कहानी वो सुनाता है, जो कि बीमार रहा करती थी और वो उनके बहुत ही करीब था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और अब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन वो उस मार्क को ना देख ले तो वो वहाँ से निकल जाती है। जिस पर केलिन पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, जिस पर वो मना कर देती है और अगली बार मिलने के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाती है। खैर, अब वो अपने अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर उसे अगली ड्रेस तैयार करके देनी थी, लेकिन उसे कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आता। अब वो परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, जिसके बाद उसे अपने पेट में फिर से वही हलचल महसूस होती है। वो देखती है कि उसके पेट के बर्थ मार्क से एक क्रीचर बाहर आ रहा है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। अब वो क्रीचर उसे बुरा भला सुनाने लगता है और वो ड्रेस में फेल हुई तो उसकी भी टोन वो उसको मारने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रही थी और वो उस क्रीचर को उठाकर अभी क्लोजेट में बंद कर देती है। खैर, वो खुद को संभालती है और अपने बर्थ मार्क पर बने हुए घाव की ड्रेसिंग करती है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाती है और उसको एक काफी बेहतरीन आइडिया आता है और वो एक ड्रेस डिजाइन बनाकर तैयार कर देती है, जो कि उसके बॉस को भी काफी पसंद आ जाता है, जिससे वो काफी खुश होती है। खैर, अब वो एस्टर से बात करती है, जो कि उसके घाव को नोटिस कर लेती है और अब उसके बारे में पूछती है तो वो ये बोल देती है कि ये किसी तरह की एलर्जी है और वो जल्दी ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही है। खैर, अब वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचती है, जो कि उसके बर्थ मार्क को चेक करती है, जिस पर वो घाव बना हुआ था, और अभी उसकी रूटीन के बारे में पूछती है, जो कि उसने चेंज नहीं किया है। कोई भी हेल्थ या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट उसने नहीं इस्तेमाल किया था, मीन्स ये एलर्जी तो नहीं थी। और तभी वो कहती है कि ये शायद से ह्यूमन काइमेरा का केस हो सकता है। ये डुअल डीएनए ह्यूमन काइमेरा होगा, जिसको साफ शब्दों में समझा जाए तो उसने अपने ट्विंस को वोम में ही अब्सॉर्ब कर लिया होगा। इसकी वजह से ये बर्थ मार्क है, जो कि सुपर सेंसिटिव है। हालांकि ये इशू है, लेकिन इतना बड़ा भी इशू नहीं है। और तभी अपने डर से हैना ये पूछ लेती है कि क्या वहाँ से वो ट्विन बाहर आ सकता है। इस पर डॉक्टर कहती है कि ऐसा कभी नहीं होता, मीन्स कि वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन हैना के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा था। अब वो वहाँ से निकलकर एस्टर के पास जाती है और वो रास्ते भर केलिन को मैसेजेस करती आई थी, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और जब वो एस्टर के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है, तब वो ये देखती है कि एस्टर के फोन पर केलिन के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इससे वो अपसेट हो जाती है, गुस्सा भी होती है। लेकिन पहले उसके पेट के अंदर वो क्रीचर हलचल करता है, जो कि अब बाहर आ चुका था, तो वो क्लोजेट में हलचल करने लगता है, जिससे हम इतना तो समझ पाते हैं कि वो हैना की फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अब वो घर आ जाती है, जहाँ पर उसका वो क्रीचर अब क्लोजेट से बाहर आ चुका था। साथ ही साथ हम उसके हाथ पैर भी डेवलप्ड होते हुए देखते हैं और वो खुद भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जो कि उससे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड एस्टर से बात करता है, वो दोनों साथ में है एंड ऑल। और इन बातों से हैना को प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन उसे थोड़ा और सुनाकर वो उससे ये कहता है कि वो उसको बचा सकता है, सब कुछ सही कर सकता है। और वो उसकी आंखों में देखती है और एक तरह से हिप्नोटाइज होने लगती है। लेकिन तभी उसकी माँ का उसे कॉल आ जाता है, तो वो होश में आती है और उसके सर पर कुछ मार कर उसे बेहोश कर देती है।
यानी कि उस क्रीचर को, और अब वो उसे ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देती है और वो कहता है कि वो उससे छुटकारा नहीं पा सकती चाहे कितनी भी वो कोशिश कर ले। लेकिन वो उसकी बातों को सीरियसली ना लेते हुए वो अपने घर निकल जाती है। अब उसे उसकी माँ का फिर से कॉल आता है, जिनकी कॉल्स को वो यूजुअली पिक नहीं करती, लेकिन फिलहाल वो पिक कर लेती है और उनसे पूछती है कि उसका कोई ट्विन था क्या, लेकिन वो मना कर देती है। और अब वो उसे गुड बाय डिनर के बारे में बताती है जिसमें उनके 15 लोग और आएंगे, तो हैना भी आ जाए। और हैना यहाँ भी थोड़ी बहुत एंशियस थी और अपने फिंगर्स के नोच लेती है, यानी कि वो टेंशन में ये सब किया करती थी। अब तभी उसके डोर पर आवाज होती है और वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर एस्टर और केलिन थे, जो कि उसे पिकनिक के लिए लेने आए थे। लेकिन वो उन्हें साथ में देखकर अपसेट हो जाती है और उसे पहले ही उन पर शक था कि उनके बीच कुछ पक रहा था, तो अब वो भी ऐसा ही सोचती है और उसका शक बढ़ता जाता है। लेकिन वो उन्हें ही जाने के लिए बोलती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। खैर अब वो इंटरनेट के ऊपर डूअर DNA काइमेरा के बारे में सर्च करती है और तभी उसे इस चीज से सफर कर रहे लोगों की कम्युनिटी के बारे में पता चलता है और वो उनसे मिलने के लिए निकल जाती है। अब वो एक सीक्रेट बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं क्योंकि उसके जैसे ही सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, और वो उस क्रीचर को अपेंडेज बुलाते हैं और उनके क्रीचर के बारे में सुनकर वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि वो अकेली नहीं है जो कि इस चीज से जूझ रही है। खैर वहाँ पर एक व्यक्ति फ्रेड उसे अपने अपेंडेज के बारे में बताता है कि वो एक ऐसा क्रीचर है जो कि उन लोगों को मिजरेबल बनाकर अपना फायदा करता है और सबकी अपेंडेज उनके बर्थ मार्क से ही निकलते हैं, एज वो वहीं से पैदा होते हैं या फिर बाहर आते हैं। और ये एक तरह की अनडिस्कवर्ड इलनेस है जो कि डूअर DNA से होती है। अब हैना बोलती है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो कहता है कि एक आदमी गया था जिसे पकड़ लिया गया, उस पर इनह्यूमन ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स चालू हो गए थे और जाएंगे तो सबका वही हशर होगा, इसलिए उन्हें छुप कर रहना होगा। अब वो आगे बताता है कि अपेंडेज अपने होस्ट पर ही फीड करता है जिसे वो किसी तरह के हिप्नोसिस से कंट्रोल करके उसकी माइंड और बॉडी को कमजोर कर देता है और खुद को ग्रो करता रहता है, ताकतवर होता है। लेकिन वो लोग अपने अपेंडेज को मार नहीं सकते क्योंकि वो उनसे ही कनेक्टेड है और वो उसे किसी पर्टिकुलर चीज से जानते हैं, जैसे कोई पेन हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, और उन्हें हमेशा अपने अपेंडेज को बांध कर छुपा कर रखना होगा। और उनके पास सेडेटिव भी है जिससे वो अपने अपेंडेज को कमजोर और बेहोश रख सकते हैं हमेशा के लिए। और वो सेडेटिव इंजेक्शन लेकर हैना भी वहाँ से निकलने लगती है, जिसे उसी ग्रुप में क्लोरिया नाम की एक लेडी मिलती है जो कि उससे बात करती है और कॉफी पीने के लिए उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं। खैर क्लोरिया का अपेंडेज जो कि रूम में था बहुत हलचल कर रहा था, तो हैना पूछती है कि उसने उसे सेडेटिव क्यों नहीं दिया, जिस पर वो बताती है कि कभी कभी उसे बुरा लगता है कि ये सही नहीं है, जिस पर हैना बोलती है कि उन्हें ये करना ही होगा क्योंकि वो उनके नेगेटिव बिलीव्स को वैलिडेट करने लगता है, जो कि ज्यादा गलत है। अब क्लोरिया अपने अपेंडेज को शांत कराने जाती है और हैना अपने घर आ जाती है, जिससे उसका अपेंडेज ये बोलता है कि वो उसकी मदद करने आया है और वो सब कुछ ठीक कर सकता है और अगर वो उसे शांत कर देगी तो वो सफर करती रहेगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसको सेडेटिव दे देती है। खैर वो अपने घर आ जाती है और अपने काम पर लग जाती है, जिससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड केलिन आता है, जिसके आने से वो खुश होती है। लेकिन वो ये बताता है कि उसकी और एस्टर की हैना को लेकर बात हुई थी और ये सुनकर हैना फिर से शक करने लगती है कि वो दोनों उसके पीठ पीछे गलत काम करते हैं, बात करते हैं, और अब वो उसे घर से निकाल देती है और गुस्से में अगले दिन किसी बात पर एस्टर से भी झगड़ा कर लेती है। कर कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहता है और एक दिन वो क्लोरिया के पास जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसने कॉलेज में एक दिन अपनी कार हिट कर दी थी क्योंकि वो खुद को डिफेक्टिव माना करती। इस पर क्लोरिया उसको समझाती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और सही है। और हम ये भी जान पाते हैं कि उसकी झिझक, शाइनेस, एंजाइटी जैसी फीलिंग्स की वजह उसका खुद को लेकर नेगेटिव सोचना ही था। क्लोरिया उसको एक सीक्रेट बताती है कि वो अक्सर अपने अपेंडिक्स से बात भी करती है, जो कि उसे चीजें बताता है जो सही साबित होती है, और उसने उसके एक्स हस्बैंड की चीटिंग के बारे में बिल्कुल सही चीज बताई थी। आगे वो कहती है कि अगर वो अपेंडेज को सही से इस्तेमाल करे तो वो एक पर्सनल साइकी की तरह हो सकता है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि वो उसे पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके ब्लैकआउट ना कर दे। अब हैना घर आकर अपने अपेंडेज से बात करने की कोशिश करती है और वो उसको पास बुलाता है, उससे कहता है कि एस्टर और केलिन प्यार में है और कोई उससे प्यार नहीं करता, और अब वो उसे पूरा हिप्नोटाइज करके ब्लैकआउट कर देता है जैसा उसे नहीं करना था, और अब वो खुद को ग्रो करने लगता है। और जब वो होश में आती है तो अपेंडेज वहाँ से जा चुका था। वो उसे सब जगह ढूंढती है और तभी उसकी माँ का उसे कॉल आता है, जो कि उसे खाना पैक करने का बोलती है, और वो परेशान हो रही थी लेकिन फिर भी निकल जाती है। तभी हम उसके अपेंडेज को देखते हैं जो कि वहीं छुपा हुआ था, वो उसको ट्रिक कर रहा था। खैर अब वो क्लोरिया को भी कॉल करती है और उससे मदद मांगती है,
जो कि जल्दी मिलने का उससे बोलती है। खैर अब हैना खाना पिकअप करती है और अपने पेरेंट्स के घर तो आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो खाने के ऊपर ही वॉमिट कर देती है और अब उसकी अपने पेरेंट्स से भी बहस हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर आने लगती है और रास्ते में कॉल करके ग्लोरिया को भी घर पर बुला लेती है। अब उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, जो कि उसकी अपेंडिज की वजह से हुई थी, और अब उसकी अपेंडिज उसके पास आती है जो कि काफी बढ़ गई थी और उससे वो बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। उसे मेंटली तोड़ने लगती है और फिर अपनी जीभ से उसे फीड करने लगती है, और तभी ग्लोरिया वहाँ पर आ जाती है। और अब तक हैना की अपेंडिज उस पर फीड करके पूरी तरह से उसका रूप ले चुकी थी और हैना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर हमको पता चलती है कि ग्लोरिया खुद एक अपेंडिज है, जी हाँ, जिसने अपनी होस्ट का रूप लिया था और फिर उसे ही कैद करके रखा हुआ है, और जो हलचल करती है ना वो रियल ग्लोरिया थी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो लोग होस्ट से झूठ बोलकर उन्हें कमजोर करते हैं। ग्लोरिया के अपेंडिज ने उसे उसके हस्बैंड की चीटिंग का झूठ बोला था, जबकि ऐसा पूरा सच नहीं था। और हैना वाले में एस्टर और केलिन प्यार में है, ये भी सच नहीं था। ये खाली उसको बेवकूफ बनाने के लिए किया था अपेंडिज ने। अब ये दोनों अपेंडिज मिलकर रियल हैना को बेसमेंट में बंद कर देते हैं, और अभी उसकी लिंक उसकी अपेंडिज से ही थी, तो उसे अभी कुछ दिन जिंदा रखना होगा। बाद में उसकी अपेंडिज के लिए किसी और को ढूंढकर वो हैना को खत्म कर सकते हैं। अब तभी अपेंडिज हैना एस्टर और केलिन को अपोलॉजी मैसेज करती है, जो कि एस्टर को काफी अजीब लगता है, और वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है जहाँ पर उसे बेसमेंट से आवाज आ रही थी। और अपेंडिज हैना उसे कुछ भी झूठ बोलकर वहाँ से भेज देती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हैना ऐसे बिहेव ही नहीं करती। और जब वो उस पर नजर रखती है तो नोटिस करती है कि उसने और हैना ने तो बेस्ट फ्रेंड वाला टैटू बनवाया था, जो कि इस हैना पर नहीं है। और वो अब हैना की बेसमेंट में चेक करने जाती है, जहाँ पर उसको असली हैना मिल जाती है, जिसको लेकर वो हॉस्पिटल पहुँचती है। और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनके रिश्ते फिर से ठीक हो जाते हैं। इसी बीच हम अपेंडिज हैना और अपेंडिज ग्लोरिया को देखते हैं, जो कि अपेंडिज सपोर्ट ग्रुप के पास आती है। और सबसे शॉकिंग बात कि यहाँ पर ये लोग नहीं थे, बल्कि अपेंडिज ही हैं, जो कि अपने होस्ट पर फीड करके ग्रो होते हैं और फिर उनकी ही जिंदगी लेकर जीने लगते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ अब उनके लीडर ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जिसके अंदर वो दूसरे इंसानों पर भी फीड कर सकते हैं। और वो एक आदमी को उसके भाई की मौत के बारे में बताता है, जो कि उसे मेंटली पेन देता है, इमोशनली तोड़ता है और फिर उस पर ही फीड करता है। और अब बाकी अपेंडिज भी यही सब करने लगेंगे। अब अपेंडिज हैना केलन के पास जाती है और यहाँ हॉस्पिटल में रियल हैना से डॉक्टर बात करती है उसके टेस्ट की, और कुछ वक्त हॉस्पिटल में रहने की बात बोलती है। यहाँ अपेंडिज हैना केलिन के साथ इंटीमेट होती है और वो उसका बर्थ मार्क नोटिस करता है, तो वो कह देती है कि उसने कोई क्रीम लगाई थी जिससे वो थोड़ा फेल हो चुका है। अब केलिन दूसरे रूम में जाता है और इस हैना का एक दांत टूट जाता है, और वो ग्लोरिया को कॉल करती है, तो वो कहती है कि रियल हैना फ्री हो चुकी है और बेटर हो रही है, मेंटली भी इमोशनली भी, जिससे ये हैना कमजोर हो रही थी एज वो अभी भी जुड़ी हुई थी। और अपेंडिजेस फीड कैसे करते हैं? वो ग्रो होते हैं होस्ट की कमजोरी, मेंटल, इमोशनल गिल्ट और पेन से। लेकिन फिलहाल हैना एस्टर के साथ है और खुश है, तो ये हैना को कमजोर कर रही थी, यानी कि उसके अपेंडिज को। खैर अब अपेंडिज ग्लोरिया उससे ये कहती है कि वो किसी और पर फीड कर ले, और तभी वो केलिन के ऊपर फीड करने लगती है, जिसको उसकी मदर के मरने का दुख था। अब यहाँ पर रियल हैना और एस्टर को केलिन की याद आती है। वो दोनों घर आती हैं और घर के अंदर जाती है तो हैना पर ग्लोरिया अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसको सेडेटिव देकर बेहोश कर देती है। अब वो रूम में जाती है जहाँ पर अपेंडिज हैना केलिन के ऊपर फीड कर रही थी, और फीडिंग कंप्लीट होने पर वो मारा जाता और फिर लिंक भी टूट जाता, तो हैना को भी वो मार देती। लेकिन हैना तभी उसकी जीभ काट देती है, जिससे कि फीडिंग वहीं रुक जाती है और केलिन इससे बच जाता है। अब अपेंडिज हैना असली हैना को इमोशनल करने की कोशिश करती है, तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हैना अब काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो खुद को संभाल लेती है और सेडेटिव देकर उसे ही बेहोश कर देती है, जो कि कमजोर होती जाएगी और बिल्कुल छोटी हो जाएगी, मरेगी नहीं, लेकिन हार्मलेस और बहुत ही स्मॉल रहेगी। बेसिकली ये क्रीचर बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, जिससे कि रियल हैना को फर्क नहीं पड़ेगा। अब हैना और एस्टर रियल ग्लोरिया को भी बचा लेते हैं और फ्री कर देते हैं, और उसकी अपेंडिज भी छोटी और हार्मलेस हो जाती है। खैर अब हैना और एस्टर जॉब को क्विट करके खुद का अपना बिजनेस शुरू कर देती है। हैना के अंदर अब एक नया और बेटर एटीट्यूड आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था, उसके रिश्ते सबसे सही हो चुके थे। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स के साथ भी उसके रिश्ते काफी बढ़िया थे। वो अपने नेगेटिव्स को एक्सेप्ट कर चुकी थी, जो है जैसी है उसमें खुश रहने लगी थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में उसे थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वो उनको संभाल लेती है, जैसे वो अपने अपेंडिज को संभाल रही थी। उसने अपने अपेंडिज को एटिक में छुपा कर रख लिया था, और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये अपेंडिज हम ह्यूमंस के अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स, ट्रॉमा, दुख, तकलीफ और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है।
जो कि सबके अंदर है, जिससे कि इंसान कमजोर हो जाता है। अब देखो, ये सारी फीलिंग आपके अंदर जरूर आएंगी, लेकिन हमें उसे बस काबू में रखना है, और ताकि वो हार्मलेस रहे तो इसको बस कंट्रोल करना है, और अपेंडेज यानी कि स्क्रीचर या फिर ये कहीं कि इन फीलिंग को बिल्कुल काबू में रखना होगा, जिससे कि हम बिल्कुल सही रहेंगे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक सोशल कॉज के ऊपर बेस्ड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी अपेंडेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।